नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की जाएगी, जिससे टैक्स संबंधी विवाद और मुकदमे कम होंगे। इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही बजट में मध्यम वर्ग के लिए किए गए कई ऐलान। टैक्स पेयर्स को वित्त मंत्री ने बड़ी राहत दी है। पहले 4 टैक्स स्लैब थे, अब 6 टैक्स स्लैब कर दिए गए हैं। नई टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स दर में सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 3 से 7 लाख तक की आय पर 5%, 7 से 10 लाख रुपए की आय तक 10%, वहीं 10 से 12 लाख की आय है तो 15%, और 12 से 15 लाख रुपए की सालाना आय है तो 20%, और 15 लाख से अधिक है तो फिर 30% टैक्स देना होगा। दरअसल सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया, जिससे मिडिल क्लास को टैक्स में बेनिफिट एक तौर पे माना जा रहा है। इतना ही नहीं, पारिवारिक पेंशन पर छूट की सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। टैक्स डिडक्शन में बदलाव से 4 करोड़ नौकरी पेशा और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। 2024-25 के बजट को प्रधानमंत्री मोदी ने शक्ति देने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह किसानों, युवाओं को प्रगति की राह पर ले जाने वाला बजट है। इस बजट से 30 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऐसे में हम चर्चा करेंगे कि 24-25 के बजट से मिडिल क्लास को कितना फायदा हुआ है, क्या कुछ मिला है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी होगा। This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,000. साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नए I think this is a budget for new India. It is taking India in the Amrit Kal rapidly progressing towards a developed nation, a Viksit Bharat by 2047. It is not only impactful, it is both innovative and inclusive. If you ask me, ये नए भारत एक समर्थ भारत का शुरुआत है। देखिए, वित्त मंत्री जी ने जो आज बजट पेश किया है, ये देश की उम्मीदों भरा बजट है, जिसमें देश के गरीबों के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के मिडिल क्लास के लिए पूरी तरह से एम्पावरमेंट के लिए, और साथ ही मैं कह सकता हूं इस बजट से सभी वर्गों को साथ ले जाने वाला, सबको विकास के रास्ते पर ले जाने वाला बजट है। और मुझे लगता है कि इस बजट को सभी के लिए सराहना करना चाहिए। ये बजट पहला
तो बहुत निराशजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा। तो चलिए चर्चा आज इसी पे करेंगे कि ये टैक्स स्लैब जो इस बार आया है, नया टैक्स रेजिम है, उससे कैसे लोगों को फायदा मिलेगा, पुराने टैक्स रेजिम से क्या फायदा मिल रहा है, साथ ही साथ किसानों के लिए क्या है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल होगा। इस समय हमारे साथ जुड़े हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, प्रवक्ता है बीजेपी के। शुभेंदु जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ मनीष जी जुड़ रहे हैं जो कि सीए हैं। टैक्स के बारे में इनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। शुभेंदु जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। इस बजट को लेकर के एक बड़ी प्रतिक्रिया ये आ रही है कि ये बजट बिहार और आंध्र प्रदेश पर फोकस्ड है। बिहार को ध्यान में रख करके, आंध्र प्रदेश को ध्यान में रख करके बनाया गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बजट को पूरे भारत को ध्यान में रख के बनाया गया है। ये अलग बात है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को एक स्पेशल पैकेज दिया गया है। तो कोई ये कहता है कि हम इन दो राज्यों को देख के बनाया गया, नहीं। भारत के लिए समावेशी है, सबको इंक्लूजन के लिए, जो हर वर्ग है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी इनकम ग्रुप को कंसीडर करके ये बनाया गया है। इसमें 4 मुख्य लोगों को ध्यान में रखा गया जो आपने प्रश्न किया। गरीब, महिलाएं, युवा और किसान। इस चारों लोगों को ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों को काम किया गया है। जैसा आपको मालूम ही है कि पीछे हम लोगों ने 50% एमएसपी में, मतलब कम से कम 50% मार्जिन मिले, ऐसा राशि हम लोग ने खरीद चालू करी है। इसमें युवाओं को ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरीके से उनकी नौकरी, उनके ऊपर जो पढ़ाई के लिए ऋण है उस पर कैसे उनको ई वाउचर देने का प्रावधान किया गया है। उनका स्किल डेवलपमेंट कैसा किया जाए वो दिया गया है। इस पूरी योजनाओं से हमको लगता है कि 4.1 करोड़ युवाओं को स्किल डेवलपमेंट का काम करके उनको स्वरोजगार या कहीं पर भी किसी भी इंडस्ट्री में वो जाते हैं तो वहां पे काम करने का वो दिया गया है, एक सहारा दिया गया है। और इसमें 1.48 लाख करोड़ का प्रोविजन भी किया है स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो 9 प्राइमरी एक्टिविटीज है जिसके ऊपर ये बजट केंद्रित है, जिसमें जो मैंने आपको बात बताया, सबसे टॉप प्रायोरिटी के ऊपर हमने फार्मिंग को रखा है, उसके बाद रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पे रखा है, मानव संसाधन और सामाजिक न्याय पे रखा है, तीसरा निर्माण और सेवाएं सर्विसेज के ऊपर भी हम लोगों ने काफी ध्यान दिया है, शहरी विकास, ऊर्जा के ऊपर भी जिस तरीके से आज आपने देखा कि सोलर पैनल लगाने हैं और किस तरीके से उनको हम उनकी 300 यूनिट तक जो बिजली खांचे उसका फायदा देने वाले हैं। इसके बाद इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काफी एक नई कैटेगरी डेवलप करी गई है। इनोवेशन मतलब आज जो एआई और या न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसको हम कैसे यूज करेंगे वो विषय है। इंफ्रा के ऊपर हमने पहले भी बताया था कि हमारा काफी जोर रहेगा और लास्ट ईयर हमारे पास 9.5 लाख करोड़ था, अब की बात 11.11 लाख करोड़ का हम लोग इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, ये भी एक 9th पॉइंट है जो इस बार नया बताया गया है कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्मेशन किस तरीके से करें कि लोग जो आने वाली संतति है, आने वाले युवा है, किस तरीके से इसमें आगे बढ़ेंगे इस नई योजनाओं के साथ, सरकार के साथ। इसी तरीके से कृषि में लगभग 32 कृषि की और बागवानी की भी 109, जिससे कि ज्यादा फसल उग सके, इसकी आज चर्चा करी गई है बजट में। 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए सहायता दी जाएगी। ठीक है, नहीं क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में बहुत जरूरी ये देखिए, अभी तक तो टैक्स को लेकर के समझाने और समझने की बातें तो थी, लेकिन अब सवाल इसको लेकर के विपक्ष की तरफ से यही है कि ये जो बजट बनाया ही गया है
वो सेंट्रिक है बिहार और आंध्रा। ठीक है, आपने क्लियर किया, बाकी आगे बढ़ते हैं। मनीष जी आपके पास आएंगे, उससे पहले हम स्वागत करते हैं ज़ेबा खान जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। ज़ेबा जी बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। आते हैं आपके पास। उससे पहले मनीष जी अब थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे, इस बजट को ओवरऑल अगर मैं आपसे समझूं तो इस बजट को आप कैसे देखते हैं? क्या ये बजट मध्यम वर्ग जो हमेशा निगाहें गड़ा के रखता है कि टैक्स स्लैब में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या मध्यम वर्ग को मजबूती देने वाला ये बजट है? ये अभिषेक, सबसे पहले मैं जवाब देने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि बजट बहुत ही लंबा चौड़ा है और इसको अभी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी नहीं है, इवन मैंने भी नहीं पढ़ा। जितना FM साहिबा ने संक्षिप्त में समरी में बताया तो उसी के आधार पर मैं कुछ भी बताऊंगा। और सेकेंड थिंग, मेरा जो भी बयान है रिलेटेड टू टैक्सेशन है, कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है। नहीं, बिल्कुल वही टैक्स स्लैब, इसीलिए मैंने आपसे अब टैक्स स्लैब के बारे में बता रहा हूँ कि न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ा के 75,000 किया गया है और कुछ स्लैब को आगे पीछे किया गया, जिसके कारण 17,500 का बेनिफिट करदाताओं को मिलता हुआ दिख रहा है। जो हम लोगों का उम्मीद था कि ओल्ड टैक्स रिजीम में भी कुछ चेंजेज होंगे, 80 जो 1.5 लाख था उसका डिडक्शन इंक्रीज किया जाएगा, हाउसिंग लोन जो 2 लाख का डिडक्शन था उसको भी इंक्रीज किया जाएगा। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया, कोई भी ऑल्टरेशन नहीं किया गया, न्यू में किया गया है। तो इसके कारण मध्यम वर्ग को तो कुछ राहत मिला, लेकिन मध्यम वर्ग को इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलने का उम्मीद था। रीजन 17,500 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता तो हर महीने करीब 1400-1500 के आसपास बेनिफिट मिल रहा है। तो इस महंगाई के दौर में अगर 1400-1500 रुपया महीने का बेनिफिट दोगे, मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ भी है। ठीक है, अब देखिए आपने बिल्कुल क्लियर समझाया कि किस तरीके से जो टैक्स स्लैब में चेंजेस हैं, लेकिन ये तो 2 टैक्स स्लैब है, एक न्यू वाला एक पुराना वाला। पुराने वाले को फॉलो करने वाले शायद अभी ज्यादा हैं, नए वाले को फॉलो करने की संख्या भी कम है। इसमें क्या है कि जब आप ओल्ड और टैक्स का कंपैरिजन करते हो तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट या जो डिडक्शन आप ले रहे हो, जैसे आपका हाउसिंग लोन है, 80 में इंश्योरेंस है, या फिर आप बच्चे का एजुकेशन का देते हो, तो अगर ये 3.5 लाख रुपया होता है तब आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होता है। और अभी जो बजट में जो कुछ 50,000 से 75,000 इंक्रीज किया गया, इन सब जो चीज को, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट 3.5 लाख से बढ़ के ये करीब 4 लाख हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो मेरे को समझ में आ रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम को ही बढ़ावा देना है और 1-2 सालों के बाद ओल्ड टैक्स रिजीम को ख़त्म कर देना है। बाकी जो टैक्स पेयर है, जो अपने हिसाब से इंश्योरेंस परचेज करना है, कहीं पर मेडिकल इंश्योरेंस लेना है या कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, ये आपको खुद डिसीजन लेना है। गवर्नमेंट उसके लिए आपको बाध्य नहीं करेगी। जो पहले बाध्य करती थी कि आप इंश्योरेंस ले लो या कोई आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम आपको टैक्स में बेनिफिट करेंगे, तो वो चीज़ से गवर्नमेंट आपको बचाना चाह रही है कि आप अपने विवेक से इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, ज़ेबा जी आपके पास आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने पोस्ट किया कि ये सरकार बचाने वाला बजट है। कैसे ये सरकार बचाने वाला बजट है? देखिए, इसमें बहुत ज्यादा गरीबों की बात की जा रही है, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। आप देखिए ना, आज रेल हादसे हो रहे हैं और रेलवे में सुविधा के नाम पर हमें क्या मिल रहा है, तो कोई जवाबदेही नहीं है। रेल का बजट को भी कम कर दिया गया है और बोगियां कम कर दी गई हैं। लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं दुर्घटनाएं जो हो रही हैं। और बजट में कुछ भी नहीं, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और आप देख लीजिए, सीनियर सिटीजन को जो सुविधाएं मिलती थी वो भी खत्म कर दिया गया। और डे बाय डे जितना शोषण हो सकता है, फेयर बढ़ाया जा सकता है, फेयर बढ़ाया जा रहा है और सुविधाएं दिन पर दिन घटती जा रही है। तो ये क्या बजट है, कैसा बजट है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। बजट में सिर्फ पूंजीपतियों का भाजपा जो है हित देखती है और देश के गरीबों का तो नाम लेती है, पर गरीबों के लिए कुछ भी नहीं करती है। कोई सुविधा गरीबों के लिए नहीं सोचा जाता। अब देखिए, अभी इनके पूंजीपति मित्र शादी से पहले रिचार्ज पर दाम बढ़ा देते हैं। आप जहां पर बड़े बड़े देश के लोगों को बुलाकर इतने आवभगत कर रहे हैं और देश की जनता का आप एक दूसरे तरफ से शोषण कर रहे हैं।
तो यही मेंटालिटी है कि इतनी महंगाई पर भी मोदी सरकार अपना पीठ थपथपाती है और बोलती है हम गरीबों के लिए बहुत सारे योजनाएं लाए हैं, देश के गरीबों के लिए सोचते हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि मोदी सरकार सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों के लिए सोचती है। देश के गरीबों से कोई मतलब नहीं है इन्हें, देश के आम नागरिकों से कोई मतलब नहीं है, और इनके पूंजीपति मित्र भी इन्हीं के जैसे हैं। जबकि ये शादी के समय आप देख सकते हैं कि अब कितने हजार करोड़ खर्च किए, लेकिन देशवासियों को सीधे जो रिचार्ज का बिल बढ़ा दिया। आप भी रिचार्ज कराते हैं और हम भी कराते हैं। हो सकता है आप बहुत पूंजीपति हो, लेकिन आपके भी परिवार है, परिवार के अन्य सदस्य हैं जो सभी के इकोनॉमिक कंडीशन एक तरह की नहीं होती है। तो हम सब ज़ेबा जी एक चीज जरा पूछना चाहूंगा, ये व्हाट्सएप वाले जो फॉरवर्डेड जोक होते हैं उसको आप मुद्दा बना रही हैं? बिल्कुल व्हाट्सएप वाले, मैंने तो अभी व्हाट्सएप खोल के भी कल से नहीं देखती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था। क्योंकि ये मैं लगातार ये पिछले 5 दिन, पिछले 5 साल शादी जब से हुई है तब से ये ट्रेंड कर रहा है। नहीं, ये तो सारे देश मतलब ये क्या, अरे नहीं सुनिए ज़ेबा जी, मुद्दे आपने रेलवे के इतने अच्छे मुद्दे उठाए जो वाकई में लगा, अब ये वापस आप आ गए उन चीजों पे। मतलब ये कॉमन आदमी, देश का हर जो कॉमन आदमी है, आम नागरिक ये बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रही, आपका लोगों के। अरे तो ये कोई कह रहा है कि आप उसी का सिम यूज कीजिए, BSNL का यूज कीजिए ना, क्या दिक्कत है? बिल्कुल करेंगे, सब चेंज करेंगे। क्या दिक्कत है? देश के हर आदमी को समस्या हो रही है और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हर लोग बोल रहे हैं कि कम से कम शादी के समय थोड़ा सा दाम कम कर देते तो सभी देशवासी और जो लोग हैं वो दुआएं देते। आप पूंजीपतियों के बीच में इतना हाई फाई शादी किए, लेकिन देश की जनता को क्या दिया आपने? और शोषण कर लिया, शोषण करके पैसे शादी में, यही मोदी सरकार है, यही मोदी सरकार है। मैं बता, हमारे साथ अक्षांश पंडित जी भी जुड़े हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के। अक्षांश जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ असीम चावला जी जुड़े हैं, अर्थशास्त्री हैं। असीम जी बहुत स्वागत आपका। असीम जी आप ही के पास आ रहा हूं, अगर ओवरऑल बजट में आपसे समझूं तो इस बजट को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, एक बहुत प्रोग्रेसिव बजट है। इसका मूल्यांकन करना कि भाई इसको कितने नंबर मिलेंगे या क्या बॉक्सेस टिक हुए, ये एक अपनी तर्ज में चलती हैं बातें। अगर आप बजट को देखें तो ओवरऑल इस बजट से आपको कुछ चीज़ें तो बड़ी क्लियरली नजर आती है कि इस बजट को बनाते समय तमाम पहलू का ध्यान रखा गया, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे आप ऑर्डिनरी टैक्स पेयर की बात करें, सैलरीड क्लास की बात करें, क्या दिक्कतें आ रही हैं। ये बजट किसी एक तबके को या एक एस्पेक्ट को देख के नहीं बनाया गया। इस बजट को आप अगर ध्यान से देखें, अभी तो फाइन प्रिंट सब पढ़ रहे हैं, और ये बात तो जरूर है कि इस बजट को बनाते समय, जिसको आप कहते हैं ईयर्स ऑन द ग्राउंड, कि जमीन की बनाने वालों का ध्यान हर तरफ, चाहे वो इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स को आप देखें जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, या आप देखें कि कोर्ट में बहुत लिटिगेशन बढ़ रही है, या आप स्टॉक मार्केट की तरफ देखें, या आप सैलरीड एम्प्लॉइज की तरफ देखें, तो एक ऑल राउंड प्रोग्नोसिस इसको आप कह सकते हैं। और मैं इस बात से आपको, सारे आपके श्रोताओं को इस बात से जरूर तारुफ होगा और सहमति होनी चाहिए कि ये बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर इस पे कुछ ना कुछ जरूर, कुछ ना कुछ ऐसा सबके लिए कुछ ना कुछ है, यानी सबको ध्यान में रख करके बनाया गया है। ठीक है, अब अश्विनी जी एक कमेंट आपसे भी चाहेंगे। अगर बजट को ओवरऑल मैं आपसे समझूं तो आप कैसे देखते हैं इस बजट को? 10 में से कितने नंबर देंगे? मुझे लगता है असंतुलित बजट है, साथ कि जहाँ पर जो बैसाखियों पर ज्यादा फोकस किया गया है जनता की जगह। और अगर आप देखेंगे इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, फिस्कल डेफिसिट की बात की गई है, एंड बहुत सारे बोले कि फिस्कल डेफिसिट हम 5.1 से 4.9 पे ले आएंगे। बट आप अगर एक्चुअली में ग्राउंड पे रियलिटी देखें तो बहुत डिफरेंट है। फिस्कल डेफिसिट होता क्या है कि हम कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं, उसके बीच का डेल्टा। अगर हम आम आदमी की, आम इंडियन बात करें, 10% क्रीमी लेयर को छोड़ दें जो सो कॉल्ड इंडिया है,
अगर 90% लोगों की बात करें तो उनका फिस्कल डेफिसिट एक्चुअली कितना है, सरकार का कितना होगा, सरकार तो अपने नंबर मैनिपुलेट कर सकती है, सरकार ऐसे नंबर दिखा सकती है। जब हम बात करते हैं कि हम थर्ड बेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे या 2047 में विकसित भारत बन जाएंगे, तो क्या हम केवल 10% लोगों को विकसित भारत बोलेंगे या पूरी जो आबादी होगी 170 करोड़ उसको विकसित करने की कोशिश करेंगे? जब हम बजट देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि बजट जो है बहुत ही कुछ फोकस लोगों के बारे में है, ना कि आम जनता का बजट है, जहां पर हम जैसे फोकस क्या बिहार और आंध्र प्रदेश, बिहार आंध्र प्रदेश, इसलिए मैंने उसको बैसाखी बजट बोला कि वो बैसाखियां जो 2 उनकी हैं, बजट तो है ही है। अगर हम सेक्टर्स की भी बात करें तो बहुत ज्यादा जो के शेप्ड इकोनॉमी है हमारी, जो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसको प्रमोट करने का बजट है। अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे वो इनकी बजट था चाहे यहाँ बजट था, बहुत कम पैसा दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट या जैसे वो सेक्टर है जो मस्ट सेक्टर है, वहां पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। आपको एसएमई पे फोकस करना चाहिए। आपको एम्प्लॉयमेंट अगर क्रिएट करना है तो आपको छोटे छोटे जॉब पे फोकस करना पड़ेगा। एमएसएमईज पे तो ध्यान देने की कोशिश है अश्विनी जी, एमएसएमईज पे तो ध्यान देने की कोशिश है सर। कहने में और एग्जीक्यूशन में, खुद एक आईटी कंपनी चलाता हूं, एग्जीक्यूशन एक बजट एलोकेट करना, हमने इंटरिम बजट देखे, हमने बहुत बार बजट देखे, और हमने ये भी गवर्नमेंट बात करे कि हम कैशलेस लोन्स दे रहे हैं किसानों को या छोटे उद्योगपतियों को, बट क्या उससे उद्योग बढ़ रहे हैं? क्या उनका एक्चुअली में बजट एलोकेट हो रहा है? अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ पर जो सो कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो उतना नहीं होता, इतना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखें, ये फिस्कल डेफिसिट बार बार इसको हाईलाइट कर रहे हैं। अगर आप 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं तो ऑब्वियसली उनकी जो खर्चे कम हो गए, तो अगर उनको फिस्कल डेफिसिट जोड़ते हैं और उसको अगर विकास बोलते हैं तो साहब ऐसा विकास तो नहीं चाहिए। ठीक है, अक्षांश जी आपको क्या लगता है किसानों के लिए क्या है इस बजट में? किसान बहुत ढेर सारी आशापूर्ण नजरों से आप इस बजट को देख रहा था। इस बजट की अपेक्षा अगर हम लोग पिछले वर्ष के बजट पर चर्चा कर लेते हैं तो इस बजट से बहुत कुछ अधिक बजट, बेहतरी बजट हम लोगों को पिछली बार का था। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि यह बजट कहीं ना कहीं किसान परिवारों को जनउपयोगी से होने वाला बजट होगा, लेकिन बजट में किसानों को बताया तो बहुत कुछ गया, लेकिन किसानों के लिए बहुत कुछ है नहीं। जैसे आज माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर किसान आंदोलन की जो वापसी हुई थी, वहां पर एमएसपी पे गारंटी पर ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं फसलों की वाजिब दाम को लेकर के कहीं ना कहीं एक ऐसा साहसिक कदम आएगा कि कहीं ना कहीं किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति और समृद्धता को बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत कुछ चीजें रहेंगी। खाद को लेकर के हम लोगों के मन में विचार था कि खाद को लेकर के भी कुछ न बेहतरीन देंगे, और जो चीजें जैसे रिसर्च को लेकर के काफी बड़ा फंड दिया गया, इन सब चीजों से प्रत्यक्ष तौर पर कह दिया जाए किसान परिवारों को बहुत ढेर सारा इसमें बेनिफिट नहीं होना है। और हम आपके माध्यम से एक निवेदन भी करना चाहते हैं कि सरकार हमेशा से एक बिंदु पर महत्वपूर्णता से विचार नहीं कर पा रही है। एमएसपी की गारंटी पे अगर कहीं ना कहीं मजबूत निर्णय ले लिया जाएगा तो मुझे लगता है कि देश के किसानों को बजट के साथ साथ उनके लिए, उनके स्वर्णिम जीवन के लिए एक साहसिक, एक महत्वपूर्ण कारक होगा। और कहीं ना कहीं एक आज का जो बजट था, जिस तरीके से हम लोग बहुत ही आशापूर्ण नजरों से, चूंकि पिछली बार इस बजट में कहीं ना कहीं किसानों को विशिष्टता से रखा गया था, कहीं ना कहीं आंदोलन के दौरान किसान परिवारों को व्यवस्था में लेने के लिए किसानों के प्रति बहुत अच्छी पिछली सरकार ने सोच रखी थी। बस इस सरकार में जो हम लोग प्रथम सोच रहे थे वो चीजें हम लोगों को नहीं देखने को मिली। ठीक है, शुभेंदु जी आप बोलना चाह रहे थे, बोलिए। लेकिन साथ ही ये भी चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अभी आपने सबको सुना होगा, देखिए किसान वर्ग भी बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठा था, जिसमें सबसे अहम एमएसपी की गारंटी थी कि एमएसपी की गारंटी को लेकर के हो सकता है कि बजट में कुछ बात कही जाए। टैक्स पेयर्स जो हैं वो आपसे और ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे थे कि पुराना जो टैक्स रिजीम है उसमें भी कुछ चेंजेस होंगे, वो नहीं हुआ, वो जस का तस छोड़ दिया गया। तो आप किसानों को उस तरीके से नहीं खुश कर पा रहे हैं, साथ ही साथ आप मिडिल क्लास जो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा करके बैठता है, मिडिल क्लास के लिए ये कहा जाता है कि ऊपर से भी पिसता है नीचे से भी पिसता है, वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठा था, उसकी उम्मीदों पे ये बजट खरा नहीं उतरा है। देखिए, मैं हर प्रश्नों का जवाब देना चाहता हूं, चूंकि इस पूरे बजट को 9
प्राथमिकताओं में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें किसान भी है, रोजगार भी है युवाओं का, और डेवलपमेंट भी है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो एक एक पॉइंट पर यदि कोई बात करे तो मैं उसका सब जवाब देना चाहता हूँ। पर यदि आपने किसानों से जुड़ी हुई बात को कहा, तो हमारा तो कम से कम इस बजट आने से 1 महीने पहले ही लगभग सभी फसलों पे, सभी मुख्य फसलों के ऊपर 50% मार्जिन बढ़ाया गया है। मींस 50% मार्जिन मिनिमम होना चाहिए। यदि उसकी कॉस्ट 10 रुपए आ रही है तो उसका सेलिंग प्राइस 20 रुपए पे उसको परचेज किया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं किसी बात को, कोई हो सकता है कि किसी ने अपने एंगल से इस बजट को देख रहा हो, सबके अपने अपने एंगल होते हैं, पर मेरे को लगता है कि ये जो 2024 कट कर रहा हूं, आप जरूर बोलिएगा, आपको समय देंगे। 24-25 का जो ये बजट है, ये 24-25 का जो बजट है, ये चारों लोगों को, गरीब, महिलाएं, युवा और किसान, इन चारों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आप किसी प्रश्न पर भी बात करिए मेरे से कि उस किसानों के लिए किया गया है, तो मैं 10 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो शायद आज तक पिछली सरकारों ने कभी नहीं सोचा। एक तो ये आप सोचिए कि 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के डेवलप किया जाएगा। नेचुरल फार्मिंग आज जो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरीके का ही नेचुरल फार्मिंग है, पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में 27,000 करोड़ कृषि का बजट अगर देखें, 27,000 करोड़ इस बार बजट बढ़ाया गया है मैं वही कह कृषि का। इसलिए लेकिन लोगों का एक बात जो किसानों की आखिर में आकर के टिकती है, वो एमएसपी की गारंटी पे आकर के टिकती है, उसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है। आप ये खुद देखिए कि 50% मार्जिन कर दिया गया। मींस आपकी लागत यदि 100 रुपए आ रही है, तो आपसे जो परचेस किया जा रहा है सभी फसलों को, वो 200 रुपए में खरीदा जा रहा है। ये अपने आप में हाईएस्ट है ना भाई साहब, एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने आप में हाईएस्ट चाहता हूं। नहीं, मैं तो दोनों चीजें अभी आ रहा हूं, रिप्लाई कर लीजिएगा, सुन लीजिए, दूसरी रिप्लाई चीज कर लीजिएगा। ठीक है शुभेंदु जी, आप इसे विस्तार से बताइए। मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, बार बार मुझे पीसीआर से ये आवाज आ रही है, ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुभेंदु जी, अब बात पूरी कीजिए। एक किसानों की जब बात चल रही थी, तो उसमें मैं बताना चाहूंगा, एक डीपीआई डेवलप किया जा रहा है, जिसमें 400 जिलों की खरीफ फसल को डिजिटाइजेशन से जोड़ा गया है, और लगभग 6 करोड़ किसानों ने उसमें एनरोल भी किया है। ऐसा सब, जिसको एक नया नाम भी दिया है डीपीआई, मतलब जो मैं समझता हूँ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि आप सीधा परचेज कर सकते हो किसानों से, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये 6 करोड़ लोगों का, 6 करोड़ किसानों का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मेरा ये कहना है कि देखिए 1.52 लाख करोड़ का कृषि के ऊपर ओवरऑल खर्चा आएगा। आज तक का किसी भी योजनाओं में, किसी भी सरकारों ने इतना पैसा किसानों को ध्यान में रखते हुए नहीं किया है। और हमको तो सब जगह पे बैलेंस बनाना है, युवाओं के साथ भी, हमको किसानों के साथ भी, महिलाओं के साथ भी और गरीब के साथ भी। जैसा प्रधानमंत्री जी का अभी आपने स्टेटमेंट दिखाया कि 25 करोड़ लोग राशि से ऊपर निकल गए, गरीबी रेखा से ऊपर निकल गए, तो यही संसाधन में अगले साल 2 साल के अंदर हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। और अभी कोई हमारे सज्जन थे, वो एमएसएमई के ऊपर बात कर रहे थे। शुभेंदु जी, तो मैं कहूंगा एमएसएमई आपके पास आ रहा हूं, बहुत ज्यादा काम हुआ है। इस बजट में अगर देखें तो कुछ बात ये जरूर कर ली जाती है, सियासत है, सियासत होती रहेगी, लेकिन सवाल लास्ट लाइन आपने कहा, एक और चीज मैं कह दूंगा लास्ट, आपने कहा आंध्र प्रदेश और बिहार को देखकर ये आपने योजना बनाई है। ऐसा नहीं है, हमने इस एक योजना का नाम पूर्वोदय भी डाला है, जिसमें आंध्रा को इंक्लूड करते हुए बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट के सभी, और उड़ीसा को भी डाला है। पूर्वोदय से पहले आंध्र और बिहार उदय की कोशिश है ना, ये इसलिए ठीक है। इसमें बाकी और भी है, वेस्ट बंगाल भी है भाई। ठीक है। अब मनीष जी आपके पास आ रहे हैं। इसमें कुछ योजनाओं, जैसे आप देखिए इंटर्नशिप को लेकर के है कि 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियां जो हैं वो पेड इंटर्नशिप देंगी। इसे एक बेहतरी के तौर पर देखा जाए। साथ ही साथ जो हमने ये देखा कि मुद्रा लोन है,
उसमें लोन को दोगुना कर दिया गया है, 10 से 20 लाख कर दिया गया है। तो फैसले तो बहुत अच्छे भी इस बजट में दिख रहे हैं, भले ही सवाल उठ जाए, लेकिन सिंपल रखा गया है बजट को। डेफिनेटली इस बजट में बहुत सारे इंकरेजमेंट किया गया है, प्रोत्साहन दिया गया है। जैसे मुद्रा लोन की बात करते हैं, 10 लाख से 20 लाख किया गया है। लेकिन इसमें एक इशू आ रहा है, जो अभी हमने स्पीच के बाद कुछ दोस्तों से डिस्कशन किया तो वहाँ पर निकल के आ रहा है, ये 10 से 20 लाख उन्हीं बिजनेस ऑनर्स को मिलेगा जो ऑलरेडी पहले 10 लाख लोन लिया था और उन्होंने रीपे किया था। अगर पहले से वो फर्स्ट, सपोज दैट आज की डेट में मैं फर्स्ट टाइम जाके मुद्रा लोन में जाता हूँ तो मेरे लिए एलिजिबिलिटी अभी भी 10 लाख का, 20 लाख का नहीं है। तो इसलिए मैंने जो सबसे पहले बोला था कि बजट का जो डॉक्यूमेंट है अभी पूरा पढ़ना बाकी है, अभी क्या चीज़ कैसे होगा। जो आपने इंटर्नशिप पर बात किया कि 500 कंपनी इंटर्नशिप देगा और उसका पेमेंट होगा। अब ये पेमेंट का क्या प्रोसेस है, फिर उस कंपनी को क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको सब्सिडाइज करेगी, पेमेंट करेगी, कोई डिडक्शन देगा, तो ये सब चीज़ें अभी हमें नहीं पता है। हाँ, ये एक अच्छा स्कीम है कि बड़ी कंपनियां इंटर्नशिप देगी और वो इंटर्नशिप पेड होगा, जिसके कारण जो भी हमारा यूथ है उसको कुछ ना कुछ स्किल्ड मिलेगा और एक अच्छे कंपनी में काम करने का एक माहौल मिलेगा, वातावरण मिलेगा, तो वो अपने आप को अच्छा से डेवलप कर सकते हैं। और किसानों के लिए बात हो रही थी, तो किसानों में एक ये भी था कि सम्मान निधि योजना में भी कुछ बढ़ जाता तो शायद और ज्यादा बेहतर होता, जो 6000 था उसे बढ़ाने को लेकर के भी था। देखिए, किसानों के बारे में तो ये कहूँगा कि बढ़ने की तो उम्मीद हर किसी को होती, 6 से 8 होता तो डेफिनेटली अच्छा होता। लेकिन जो किसान, इस पर सिर्फ बात होती एमएसपी एमएसपी एमएसपी, तो एमएसपी के अलावा किसान के पास बहुत कुछ है मांगने को। जैसे वो सीड है, जो फर्टिलाइजर है, खाद है, जो मशीनरी यूज करते हैं ट्रैक्टर, तो उस पर भी अगर जीएसटी रिड्यूस कर दिया जाए, उस पर कभी डिमांड कर दिया जाए तो वो अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ होगा। लेकिन सिर्फ एमएसपी एक अच्छा है, मैं नहीं ये करो कि आप उससे भटक जाओ, आप मांगते रहो, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा लग रहा है कि किसान एक जगह आकर के स्टक हो गए हैं। हाँ, और आज हम देखते हैं महाराष्ट्र हो, बिहार हो या उड़ीसा हो, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर वाटर इरिगेशन का बहुत प्रॉब्लम है। तो वाटर इरिगेशन पर हमने क्या सोचा, अभी हम देख रहे हैं फ्लड आ रहा है, क्या हमने वाटर को स्टोरेज करके सब जहां पर पानी की कमी होती है गर्मियों में, हमने कभी ये सोचा है? तो जो भी बंदा है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो या किसान नेता हो या जो भी हो, आपको हर छोटी छोटी समस्याओं किसान के बारे में सोचना होगा, तभी हमारा देश विकसित करेगा। ठीक है, जेबा जी बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि हेल्थ सेक्टर में लगातार कटौती हो रही है और कोरोना काल में से भी हमने ये नहीं सीखा कि हेल्थ सेक्टर को देश के अच्छा करने की जरूरत है। मैं अभी बताऊंगी, जो ये घटना हुई थी, जो बाबा जी का ये चल रहा था जहां पर, और लोग इतने मरे, हाथरस में, वहां पर भी ये देखने को मिला। ये वहाँ की जो आम जनता है वो बता रही थी कि जो भी हॉस्पिटल में बीमार को लेके जा रहे थे, सही सुविधा नहीं थी, बेड नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे, नर्स नहीं थे, और प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाया। हॉस्पिटल के हालत खस्ता थे। तो हेल्थ सेक्टर में क्यों कटौती की जा रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। देश ने कोरोना काल में देखा है कि कितना ढीला ढाला सरकार का रवैया था, और आज भी वही रवैया चल रहा है, लगातार चल रहा है। पहले फोकस करने की जरूरत यह है। डिफेंस का मामला, कितना आंतरिक मामला है हमारे देश के डिफेंस का मामला, इसमें भी कटौती की जा रही है। और डिफेंस का तो बजट बढ़ाया गया है, कम किया गया है ना? नहीं, बढ़ाया गया है। नहीं, बढ़ाया गया है। डिफेंस का बजट बढ़ाया गया है, डिफेंस तो कम किया गया है। इसे थोड़ा कंफर्म कीजिएगा, राजनाथ सिंह ने अभी तुरंत पोस्ट भी किया है। नहीं, मुझे पता है कि कम किया गया है। अच्छा, कितना कम? हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन डिफेंस को कम किया गया और किसानों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। क्या वजह है? लगातार 5 सालों से जो किसानों की ये है, इसको बढ़ाना चाहिए, किसानों को ज्यादा सुविधाएं देनी चाहिए, किसानों के मांग पर ध्यान देना चाहिए, पर सरकार इसमें गंभीर नहीं है। 750 किसान जेबा जी, देश के डिफेंस का बजट 6.22 लाख करोड़ किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 4.79% ज्यादा है। तो डिफेंस का कम नहीं किया गया है। जेबा जी। हाँ जी। डिफेंस का कम नहीं किया गया है। सही है, डिफेंस का कम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन डिफेंस तो तारीफ तो आप कर दीजिए। नहीं, डिफेंस में तो 9.6 दशमलव से 2024 में 9.4 किया गया है।
इसको क्लियर कीजिएगा, एक बार देखिएगा इसको, ठीक है? नहीं, मुझे तो अब तक यही पता है कि 9.6 से डिफेंस को 9.4 किया गया। 2023 में 9.6 था और अभी 23 में 9.6 था और अभी 2024 में 9.4 किया गया। नहीं, इसको फिर से एक बार रीचेक कीजिएगा। और एग्रीकल्चर को हेल्थ में भी बढ़ाया गया है, आप चेक कर लीजिए। 3.6 किया गया है और हेल्थ में जो मुझे जो पता है 1.97 था 2023 में और अब 12.9%, 1.85% कम बढ़ा है, 12.9% बढ़ा है, डाउन साइज हुआ है ये। जेबा जी 12.9% हेल्थ में भी बढ़ा है। आप एक बार चेक करो, मेरे पास मैं आपको फिगर दे देता हूँ। स्वास्थ्य में भी कम हुआ है, जहाँ पर कटौती की गई है। बजट में सेक्टर्स में कटौती की गई है, रक्षा में कटौती की गई है, 9.60% को 9.43% किया गया है, कृषि को 3.20% से 3.50% किया गया है, 12.9%, 1.97% जेबा जी 85% किया गया है। जेबा जी हेल्थ में 12.9% इंक्रीज है। जेबा जी आपको जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, हेल्थ 1.97% को घटाकर 12.9% 85% कर दिया गया है। मेरे पास ये आंकड़े हैं। ठीक है, अब आप एक बार चेक कर लो। मैं तो खाली यही कहूंगा कि 12.9% हेल्थ में भी बढ़ा है। मैं तो चेक करके बता रही हूँ कि रक्षा में कम, मैं भी चेक करके बता रहा हूँ, मैं भी चेक करके बताता हूँ। डाउनग्रेड किया गया, ठीक है, 90,000 ट्रांसपोर्ट 90,000 ठीक है, करोड़ रुपए था, अभी वो बढ़ के 12.5% मतलब 12.9% बढ़ाया गया है। हाँ। आप एक बार चेक कर लो, जरूर चेक कर लो। क्या है मेरे पास यही रिपोर्ट है सर, आप एक बार चेक बिल्कुल चेक कर लीजिए। ठीक है, अब मैं असीम जी आपके पास आ रहा हूं और समझना ये चाहूंगा कि इस बार का जो बजट अगर हम देखें, ज्यादा कुछ इसमें एक्सपेरिमेंट की कोशिश नहीं की गई है, बहुत सिंपल रखने की कोशिश की गई है। अगर हम अलग अलग सेक्टर वाइज भी देखें तो बहुत सिंपल रखने की कोशिश की गई है। हाँ बिल्कुल, ये तो इस एनडीए 3.0 गवर्नमेंट ने एक अंडरलाइन मैसेज तो दिया कि मिनिस्ट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कंटिन्यूटी रहे। अब आप अपने डेस्क पे अगर कल सुबह आए तो आपको कुछ ज्यादा समय तो लगेगा नहीं स्टार्ट होने में। विद ऑल द की फंक्शनरीज, एनडीए 3.0 गवर्नमेंट का एक कंटिन्यूटी का मैसेज जो है कि विदाउट एनी डाउन टाइम वी वांट बिजनेस शुड कंटिन्यू, वो अपने आप में एक अच्छी बात है। और अगर आप इसको हाई लेवल तरीके से देखें तो अभी वो बैक एंड फोर्थ आपके यहाँ काफी हो रहा है परसेंटेजेस को लेके। तो टोटल जितना मान लीजिए इंडिया या हमारी जो यूनियन का जितनी भी इनटेक है, 8% तो आप डिफेंस को दे देते हैं, 8% को देते हैं, इंटरेस्ट में 19% चला जाता है, पेंशन लगभग 4% ले लेती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 8% है और जो स्टेट्स का शेयर है टैक्सेस का वो अबाउट 21% है। तो अगर एक घर खर्च की आप बात करें कि हमने 100 रुपया कमाया, 1 रुपया कमाया, तो वो कहाँ गया, तो अब पैसा आता कहाँ से है? लगभग 19% हम इनकम टैक्स से कलेक्ट करते हैं, एक्साइज से 5% है और लगभग 18% जीएसटी का है और कंपनी का टैक्सेशन 17% है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि पर्सनल इनकम टैक्स का शेयर, आपका शेयर, मेरा शेयर, मध्य वर्ग का शेयर या सैलरी क्लास की इस समय जो टैक्स कंट्रीब्यूशन है ऑल टाइम हाई है, वो कंपनी के टैक्सेशन से भी ज्यादा है। तो जो बॉयंसी आपने देखी या नंबर ऑफ टैक्स फाइलर्स बढ़े या टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ा, वो एक अपने आप में एक अच्छा संकेत है। पर अब कंपनीज को या औद्योगिक जगत को या विकसित भारत के लिए जो आप एंटरप्राइज इंडिया की बात करते हैं, तो कैपिटल फॉर्मेशन से उनको भी अब आगे बढ़ना पड़ेगा और शाखा बिशाने आगना पड़ेगा। They also have to contribute more. Companies should pay more taxes. There should be more capital formation. They should earn more and pay more taxes. This is not a very good sign where individual taxpayer या personal tax जिसको आप बोलते हो, उसका शेयर कंपनी या कॉर्पोरेट टैक्स रेट से ज्यादा है। तो
हालांकि टैक्स रेट आपने कम किए, फॉरेन कंपनीज के भी टैक्स रेट में 5% की कटौती करी। अब ये इंडिया इंक के ऊपर एक कॉल है कि आइए नेशन बिल्डिंग या विकसित भारत में आप भी कंट्रीब्यूट कीजिए। आप और मैं और मध्यम वर्ग और मिडिल क्लास इसको सही तरीके से हम अपना टैक्स दें, ईमानदारी से दें, बट एवरीबडी शुड कम एंड कंट्रीब्यूट। ठीक है अश्विनी जी, आपके पास वही चीज समझना चाहेंगे कि सिंपल रखने की कोशिश की गई है। आप जिस तरीके से देखें, युवाओं पर फोकस किया गया है, चाहे वो पेड इंटर्नशिप दिलवाने की कोशिश हो या मुद्रा लोन की बात कर लें, एमएसएमई पे ध्यान देने की कोशिश सरकार की हमेशा रही है। हाँ, आपने एक चीज जरूर कहा था कि एग्जीक्यूशन एक अलग समस्या जरूर है, उस पर ध्यान देने की कोशिश नहीं हुई है। आवाज मिल रही है अश्विनी जी? ये मिल रही है आपको, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए सर। तो मैं थोड़ा आप जेवा जी को बजट के बारे में, एक्चुअली में अगर आप जो बजट था 2023 में परसेंट वाइज, 2024 में परसेंट, 2020 में टोटल बजट था 13 डिफेंस बजट था, 2024 में 12.9%। अगर आप टोटल बजट का परसेंट वाइज का बजट कम हुआ है, एक्चुअली में कम हुआ, टोटल में कम हुआ है, उसका बजट परसेंटाइज आप कम हुआ है। आप स्पेंड करते थे डिफेंस, तो उससे कम डिफेंस आप परसेंट में स्पेंड करने वाले हैं। अब आते हैं बजट में किनको एड्रेस किया गया, मुद्दे क्या एड्रेस किए गए हैं। अब बजट में देखें, टैक्स पेयर्स की बात कर रहे हैं, टोटल 1.5 से 2% टैक्स पेयर्स होते हैं। आप एसएमईज की जो आप सुहावनी बात कर रहे हैं, तो कुछ करोड़ 1-2 करोड़ लोग होते हैं। तो देश का 60-70% वर्ग है जिसका इनकम लगातार पिछले 10 साल में कम हो रहा है। आपने उनके लिए क्या किया? बजट में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, जो गांव में आदमी है, ये फाइनेंशियल लिटरेसी है, आपने फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए क्या किया? जो मनरेगा है, जो उनको एक जीवन का सहारा देती है, इसके लिए आपने क्या किया? तो विषय यह है कि क्या आप 60-70% को सिर्फ 5 किलो राशन देके चुप रखना चाहते हो, या बजट में उनकी भी बात करना चाहते हो? क्योंकि आप सबका साथ सबका विकास की बात बार बार करते हो और महंगाई की मार की बात करते हो। जो आदमी पहले हम कहते थे गरीब आदमी दाल रोटी खाएगा, हरी कौन गाएगा, आज दाल रोटी अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। आप उसके लिए क्या कर रहे हो? ये महत्वपूर्ण विषय है और मुझे लगता है बजट में इन सारे विषयों को एड्रेस नहीं किया गया। कारण क्या लगता है? जो आपने शुरुआत में जिस तरीके से बात कही, कारण क्या रहा? इसका कारण मैं शुरुआत में बोला कि जो हमारी इकोनॉमी है वो के शेप की है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उद्योगपतियों को फेवर करने वाले रूल्स बनाती रही और बजट में भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे उन्हीं लोगों को फेवर करने की बात हो रही है जो ऑलरेडी जिनका ग्रो कर रहे हैं, जो जिनकी 60-70% लोग जिनकी इनकम डाउन जा रही है, चाहे वो किसान हो, एमएसपी मांग रहा हो, चाहे वो युवा हो जो रोजगार मांग रहा हो, चाहे वो महिलाएं हो जिनके लिए सब्जी खरीदना मुश्किल हो गया है, कोई भी सब्जी नहीं। कैसे? अगर आप देखिए ये 10 लाख का अगर मुद्रा लोन लेने के लिए जाएंगे, ठीक है, अभी जैसा मनीष जी ने बताया कि 20 लाख उसे किया गया, लेकिन उनके लिए जो पहले इसको लौटा चुके हैं, अगर हम लेने के लिए जाते तो हमें पहले 10 लाख तो लेकर के उसको सही से यूज कर लें, तो वो तो हर किसी के लिए है, वो तो हर किसी के लिए 10 लाख है। बट आप सोचो ना, उसको कितना लोग अवेल करेंगे, कितने लोग बिजनेस शुरू करेंगे, कितने लोग मुद्रा लोन लेंगे? देश की 100 करोड़ जो आबादी उसके लिए कौशल विकास है, हार्डली 50 लोग, उसके लिए कौशल विकास है। आपको स्किल पहले तो डेवलप करना ही होगा। और देखिए स्किल, अगर मैं आपकी बात को काउंटर करता हूं, स्किल डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है? एजुकेशन। मानते हैं आप इस बात को? बिल्कुल। एजुकेशन के नाम पे उत्तर प्रदेश में अकेले 2 लाख शिक्षा मित्र हैं जिनकी तनख्वाह 9,000 रुपए है। एक सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी उससे ज्यादा होती है। आपने उनको शिक्षक बना के रखा हुआ है और वो पढ़ा रहे हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे एजुकेशन इंप्रूव करेंगे? आप गांव में जाके देखें, जो स्टूडेंट है उनको वहां पर शिक्षा का क्या हालत हो रखी है। गांव में शिक्षक जो है अपने खेतों पे काम करता है। तो जब तक आप बेस मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं, तब तक आप कितने भी लोन दे लें, कितना भी कुछ स्कीम बना लें, जो बेसिक फंडामेंटल बेस है, जब तक आप उसको इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कर सकते।
लेकिन मैं एक छोटा इसमें काउंटर करूंगा, स्किल एजुकेशन से ही आता है ऐसा नहीं है, ये भी एक बड़ी सच्चाई है। एजुकेशन से ही स्किल आता हो, ये इसको पर्सनली मैं नहीं मानता, बाकी लोग होते हैं मानते हैं। एजुकेशन का मतलब हाँ। पढ़ाई करके एग्जाम पास करना नहीं है। हाँ। आप स्किल डेवलपमेंट की बात भी कर रहे हो। हाँ। तो आप बताइए, आप एसएमईज के लिए कितने सेंटर्स खोले हैं, कितनी सिलाई की दुकानें? हाँ, ये पॉइंट है, इस पे सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, बिल्कुल। अब एक चीज, जैसे किसान की बात थी, अक्षांश जी आपके पास आ रहा हूं। अक्षांश जी, जैसा अभी मनीष जी ने कहा, किसानों के पास बहुत सारे मुद्दे हैं और किसानों को तो सरकार जितना दे कम है, किसानों को देना चाहिए जितना दे सकती है, लेकिन किसान एक ही चीज पर आकर के टिके हैं, एमएसपी। एमएसपी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर बात की जा सकती है। बिल्कुल, उसके अलावा बहुत ढेर सारी चीजों पर बात की जा सकती है, लेकिन इसलिए जैसे कि सभी लोगों ने कहा और हमारे जो सहयोगी साथी जो हमारे टैक्स एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही कि इसके अलावा जो केवल एमएसपी पर न डिस्कशन करके और भी बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है, और भी बिंदुओं पर चर्चा की जानी चाहिए। वही बात की एमएसपी पे अभी हम बताना चाह रहे हैं कि एमएसपी पे आखिर क्यों मामला पूरा टिका हुआ और एमएसपी पे हम लोग क्यों एमएसपी को लेकर के लगातार वार्ता करते हैं। जब कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जब हमारी फसलों की हम लोगों को वाजिब कीमत मिल जाएगी, तो हम लोगों को बहुत ढेर सारी चीजें अगर सरकार के द्वारा मुहैया नहीं भी कराई जाएंगी, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने जीवन को सुव्यवस्थित जीने के लिए हम लोगों को जब वाजिब कीमत मिल जाएगी, तो बहुत सी चीजें, जिन सुविधाओं को मतलब हम लोगों को लगता है कि जो सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए, अगर वो सुविधाएं ना भी दी जाएंगी और फसलों का अगर सही तरीके से दाम मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने परिवार के जीवन को सुव्यवस्थित करने में उस दी हुई फसल की जो कीमत है उसके माध्यम से हम लोग अपने परिवार के जीवन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि इस बजट के दौरान 3-4 चीजें तो जरूरी सरकार के द्वारा इस बार आएगा, क्योंकि वित्त मंत्री जी हमेशा पूर्व की जो भी हमारा बजट रहा तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कई अच्छी चीजें दी थी। इस बार देख रहे थे कि कहीं ना कहीं केसीसी जैसे किसान क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट ऑफ रेट को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन होगा, किसान क्रेडिट कार्ड के जो बनाने के तरीके उसमें कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन होगा। आज भी कहीं ना कहीं कह देना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना, तो यही चीज तो हम कह रहे हैं आपसे अक्षांश जी कि किसान सिर्फ एक ही मुद्दे पर आकर के अटक गए हैं, जबकि किसानों के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। अटक नहीं गए हैं, मुद्दों पर चर्चा लगातार जारी है। अभी हम लोगों ने पूर्व में ही जब हम लोगों ने आंदोलन के दौरान केवल एक एमएसपी पे चर्चा नहीं की है, और लगातार केवल एमएसपी पे चर्चा, एमएसपी भी एक बिंदु था। एमएसपी एक महत्वपूर्ण कारक है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। जैसे मनीष जी एक कमेंट, ठीक है अक्षांश जी आते हैं फिर से। अब मनीष जी, अब देखिए जैसा किसानों की अगर बात थी, तो इसमें जब सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी, 6,000 रुपए सालाना देने की बात थी, बहुत आलोचना हुई थी सरकार की, लेकिन एक बड़ी सच्चाई है कि वो 6,000 रुपए किसानों के लिए बहुत कारगर साबित हुए हैं। तो अलग अलग विषय हैं, उस पर बात करने की जरूरत है, एक विषय पे आकर के अटक जाती हैं चीजें। जो किसान सम्मान योजना है, जो 6,000 देखने में तो लगता है कि छोटा सा अमाउंट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके लिए ये बहुत बड़ा रकम हो जाता है। तो इसको इंक्रीज करना चाहिए था, चलो नहीं हुआ तो हो सकता है सरकार ने ये इंक्रीज वगैरह इसलिए नहीं किया कि अगले 6 महीने के बाद फिर से फाइनल बजट आना है। तो एक उनके दिमाग में ये भी बात हो सकती है कि जब फरवरी 2025 में बजट आएगा तो जिन बातों पर आज ध्यान नहीं दिया गया है उन बातों पर नेक्स्ट टाइम फुल फ्लेज बजट में आएगा। हो सकता है अगर अभी बहुत सारे डिसीजन ले लिया जाता तो ये बोलते कि सरकार डर गई है, या फिर बहुत सारे 2-3 स्टेट में इलेक्शन है तो वहां से इलेक्शन जीतना, इसलिए ये सब सारी चीजें दे रही हैं। तो एक ये चीज। दूसरा जो मेरा पैनलिस्ट कुछ लोगों से सवाल है कि एक सवाल आया कि जो गरीब तबका है जहां पर हम चावल दाल देते हैं तो उनको हम कुछ और क्यों नहीं करते, तो वो बताए तो सही कि ऐसा हम कौन सा स्किल ही दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, सो डैट कि वो अपने आप को डेवलप करे। उन्होंने बताया कि चावल दाल देना सॉल्यूशन नहीं है, एग्री सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन उसका सॉल्यूशन कुछ तो आप बता के जाओ। तो वो सॉल्यूशन नहीं है, वो कहीं ना कहीं जरूरत है, जरूरत की चीज है और वो मजबूरी है, दोनों चीज है। हाँ, तो
आप जब भी कोई सवाल उठाते तो मैं सिर्फ भारत के नागरिक होने के कारण सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जब भी हम कोई सवाल उठाते तो हमारे पास कुछ सॉल्यूशन, कुछ सुझाव हो। ठीक है, सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो दे पाना बहुत मुश्किल होता है। और बजट एक ऐसी चीज है जिसपे शायद 1 घंटे का वक्त जो है वो बहुत कम होता है। समय इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।